हेलो साथियों, मैं विकास मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, है ना। तो आज देखिए हम लोग बहुत ही नया एक टॉपिक हम लोग लेके आए हैं और बहुत गर्मा गर्म टॉपिक है। गर्मा गर्म इन द सेंस ऑफ कोई कह रहा है कि वक्फ कानून जो बना है वो सही है, कोई कह रहा है कि गलत है। तो बिल्कुल इस मुद्दे की बिल्कुल तह के अंदर जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद खुद ही निष्कर्ष निकल आएगा कि भाई जो वक्फ कानून ये बनाया गया है ये सही है, गलत है, या कितना सही या गलत है किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। आपको अपने आप पता चल जाएगा। बस थोड़ी देर मेरे साथ आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं कि ये वक्फ कानून सही है या गलत है, ये है क्या, इसका इतिहास क्या है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप 15 से 20 मिनट तक आप मेरे साथ रहे तो उसके बाद आपके दिमाग में एकदम फैक्ट्स, तथ्य, जो गवर्नमेंट के फैक्ट्स हैं, जो दूसरी बुक्स के फैक्ट हैं, उनके आधार पे मैं बात करूंगा और आपको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। देखो जरा, तो द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024, ये एक कानून बन गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी जो है उन्होंने साइन कर दिया है और ये अब कानून बन चुका है। तो बात आती है कि वक्फ क्या है, ये वक्फ क्या है। तो वक्फ का देखो मतलब क्या होता है कि देखो जरा एक बार धीरे धीरे पढ़ो। इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, अपनी संपत्ति क्या कर देता है, दान कर देता है। अब संपत्ति दान कर रहा है तो धर्म कार्य के लिए दान कर रहा होगा। ठीक, तो अपनी संपत्ति यदि धर्म कार्य के लिए दान कर दे, ठीक, धर्म कार्य का मतलब वो अपनी संपत्ति दान कर रहा है किस लिए, कि उस पर मस्जिद बना सको, उस पर कब्रिस्तान बना सको, या आप उस पर अनाथालय बना सको, पढ़ाई के लिए जो है स्कूल्स आप खोल सको, है ना, यतीम या गरीबों की आप मदद कर सको। इसलिए वो अपनी संपत्ति दान दे रहा है। किसको दान दे रहा है, वो दान दे रहा है अल्लाह या ईश्वर को। अब लेकिन दिक्कत यह है कि अल्लाह या ईश्वर मूर्त रूप में यहां है थोड़ी ना। तो जब वो है नहीं तो ये जो संपत्ति दान में दी गई है इसको संभालेगा कौन, कोई ना कोई प्रशासक तो चाहिए। तो जो प्रशासक चाहिए वो होता है वक्फ बोर्ड। वक्फ का मतलब जो संपत्ति को संपत्ति का यूज कैसे करना है ये डिसाइड कौन करता है, ये वक्फ बोर्ड डिसाइड करता है। और वक्फ का मतलब क्या होता है, वक्फ का मतलब सीधे सीधे जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को दान करता है। तो वो जो दान की गई संपत्ति होती है उसको बोलते हैं वक्फ। क्लियर हो गया, एकदम क्लियर कट आपके दिमाग में चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन यहां पर मैंने लिखी है, आराम से पढ़ लेना। तो वक्फ का मतलब क्या हो गया, संपत्ति। वक्फ का मतलब क्या हो गया, संपत्ति। और कौन सी संपत्ति, ऐसी संपत्ति जो दान की गई है इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, अब यह संपत्ति दान अल्लाह या ईश्वर को की जाती है। अल्लाह या ईश्वर तो है नहीं, तो जब है नहीं मूर्त रूप में तो उसको प्रबंधन करने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो कौन होता है, तो उनको बोलते हैं वक्फ बोर्ड। यहां तक क्लियर है। अब चलो आगे। अब मुद्दा क्या है भाई, ये वक्फ का इतिहास कहां से शुरू हुआ। तो देखिए, हमारे यहां पर जो दिल्ली सल्तनत का काल है, या आप लोग जानते होंगे अकबर और इन सब का, आपने शाहजहां इन सब का नाम सुना होगा। तो इस टाइम को बोलते हैं मुगल काल। मुगल काल से पहले के जो मुस्लिम शासक थे उनको हम लोग क्या बोलते थे, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में देखिए क्या है, एक सुल्तान हुआ जिसका नाम था मुइजुद्दीन सैम गौर। और इस सुल्तान ने क्या किया, मुल्तान में एक जामा मस्जिद दी। और मुल्तान में जो जामा मस्जिद थी ना उसको 2 गांव दान में दिए। इसकी शुरुआत इंडिया में वक्फ की यहां से हुई है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, अनाथालयों के लिए, है ना, दान चीजें दी जाने लगी और ये वक्फ की परंपरा चल निकली। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि वक्फ को समाप्त करने का एक मामला उठा। कहां पर, तो लंदन की प्रीवी काउंसिल में। भाई लंदन की प्रीवी काउंसिल में क्यों मामला उठा, तो लंदन की प्रीवी काउंसिल में मामला इसलिए उठा कि हमारे यहां जो कोर्ट होते थे उनके सबसे ऊपर की जो अपील होती थी वो लंदन में होती थी। और लंदन में कहा, लंदन की प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल का मतलब एक कोर्ट है लंदन का। यहां पर सबसे भारत की सबसे ऊपर की अपील प्रीवी काउंसिल में दाखिल होती थी। तो भाई प्रीवी काउंसिल में एक मामला गया। और मामला क्या था कि भाई ये वक्फ है, इनको समाप्त किया जाए, ये मामला गया। और 4 जजों ने देखो सीधे सीधे क्या कहा उस टाइम पर, 4 जजों ने कहा कि भाई वक्फ को अमान्य घोषित कर दिया इन 4 जजों ने। अब दिक्कत आ गई।
दिक्कत आ गई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई वक्फ जो है वो अमान्य है, ये सही नहीं है। मैं आपको पूरी हिस्ट्री आपको बताऊंगा, किसी को जानने सुनने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एज इट इज क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में चीजें हो जाएंगी कि सब लोग चिल्ला रहे हैं ये है ये है ये है ना। देखिए, तो उसने अमान्य घोषित कर दिया। लेकिन भारत में क्या हुआ, एक कानून बना। कौन सा कानून, देखो जरा, मुस्लिम वक्फ वैधीकरण कानून। ये कानून बनाया गया, कब बनाया गया था, 1913 में बनाया गया था। और इसका देखो नाम क्या है, इसका नाम है वैधीकरण। वैधीकरण का मतलब हो गया कि जो अमान्य घोषित किया गया था वक्फ को, उसको वैध बना दिया गया। इस कानून के द्वारा संपत्तियों को बचा लिया गया। किसके द्वारा, यू कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, क्योंकि ब्रिटिशों का ही तो शासन होता था हमारे यहाँ पर उस टाइम पर। और कुछ मुस्लिम जो है, उसमें आप मोहम्मद अली जिन्ना को भी ले सकते हैं, दूसरे मुस्लिम्स को भी ले सकते हैं, उन्होंने प्रयास किया और इन वक्फ संपत्तियों को बचा लिया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो भाई, आजादी के बाद बहुत सारे कानून बने, और आजादी के बाद बहुत सारे कानून बने, लेकिन आज जो वक्फ बोर्ड या वक्फ संपत्तियों का जो प्रशासन है, वो 1995 में एक एक्ट बना था, इसके द्वारा चल रहा है। और इस 1995 के एक्ट को एक बार 2013 में संशोधित भी किया गया था, इसके अकॉर्डिंग चल रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो भैया, अगर जो सीधी सी बात है, आज ये अमेंडमेंट आया है, मतलब 2024 में कानून बना है, तो अगर जो पहले वाला कानून इतना ही अच्छा होता, चीजें इतनी अच्छी चल रही होती, तो फिर ये कानून में अमेंडमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो कई जगह से मैं भी भाई वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, है ना, तो वहां पर कई सारे मुस्लिम्स जो है उनकी भी मुझे स्पीच सुनने को मिली। और कई तो बहुत ही लेजेंड हैं, स्कॉलर्स हैं, है ना, जैसे कि मोहम्मद आरिफ खान जी हैं, बहुत सारे लेजेंड हैं, उनकी भी मैंने स्पीच सुनी। तो उन्होंने ये कहा कि यार, ये जो वक्फ है, ये है तो सही कि भाई वक्फ में इस्लाम को मानने वाला इंसान अपनी संपत्ति क्या करता है, अपनी संपत्ति को दान कर देता है। किस काम के लिए भाई, जो गरीब है, यतीम है, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मस्जिद, कब्रिस्तान, इन सबके कामों के लिए। लेकिन बात यह है, क्या वास्तव में जिस उद्देश्य के लिए वक्फ बोर्ड या वक्फ संपत्तियां लोग दान करते हैं, क्या वो एम या उद्देश्य मिल पा रहा है? यदि मिल पा रहा है तो बहुत बढ़िया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, और उन्हीं दिक्कतों को दूर करने के लिए यह कानून लाया गया है 2024 में। तो आइए देखते हैं दिक्कतें कौन कौन सी हैं। देखो, एक बार जब, पहली बात तो एक दिक्कत ये थी कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो हमेशा वक्फ ही रहती है। सिंपल सी बात, एक बार अगर जो कोई संपत्ति वक्फ हो गई, मतलब कि कोई इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ने संपत्ति अपनी दान कर दी। अब संपत्ति अगर जो उसने अपनी दान कर दी है, तो सीधी सी बात है, उसने अल्लाह को दान की है, ईश्वर को उसने दान की है। अब ईश्वर के मालिकाना हक में है, लेकिन क्योंकि अल्लाह या ईश्वर मूर्त इकाई के रूप में उपस्थित नहीं है, इस वजह से उनकी जगह पर यहां पर उसका प्रशासन कौन संभालेगा, वो वक्फ बोर्ड संभालेगा। अब चूंकि ये अल्लाह को जो है हस्तांतरित की गई है, प्रॉपर्टी अल्लाह को दी गई है, इस वजह से देखिए क्या होता है कि वक्फ को वापस नहीं लिया जा सकता, उपहार में नहीं दिया जा सकता, विरासत में किसी को नहीं दिया जा सकता। तो इसी वजह से लिखा है, एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो हमेशा वक्फ ही रहती है। अब ये भी दिक्कत बनेगी आगे चल के। दिक्कत क्या बनेगी चल के, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक बार आपने अगर जो बाई चांस कह दिया, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, और बोल दिया कि भाई वक्फ है ये, ठीक, तो दिक्कत हो जाएगी कि एक बार अगर जो वक्फ वो प्रॉपर्टी हो गई तो वक्फ ही रहेगी, फिर वो फ्री हो ही नहीं सकती। तो कई सारी दिक्कतें जुड़ेंगी। जैसे मैं कुछ केसेस का जिक्र आपके सामने कर रहा हूं कि बेंगलुरु ईदगाह का मैदान, तो बेंगलुरु ईदगाह का जो मैदान है, यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां पर बेंगलुरु ईदगाह के मैदान को वक्फ घोषित कर दिया गया, या वक्फ करने का दावा वक्फ बोर्ड करता है। अब इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं। सूरत का नगर निगम भवन, सूरत में जो नगर निगम भवन है, वहां पर देखिए क्या हुआ, क्योंकि मुगल काल में हज के दौरान जो सराय के रूप में या ठहरने के रूप में जो लोग हज जाते थे, ठहरने के रूप में इस भवन का यूज किया जाता था। अब क्योंकि मुगल टाइम में इसका यूज ऐसे किया जाता था, इस वजह से वक्फ बोर्ड ने इस सूरत नगर निगम भवन को भी क्या दावा किया है कि ये भी क्या है, वक्फ है। अब वक्फ है, अब दिक्कत हो गई।
अब ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, इसको आपने वक्फ अगर जो दावा कर दिया है और फिर ये भी कहते हो कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ हो जाती है तो हमेशा ही वक्फ ही रहती है, इस पे ये भी बहुत डिस्प्यूटेड है, इस पे डिस्प्यूट चल रहा है। तो आप ऐसे किसी चीज को कैसे कह सकते हैं, है ना? अब बात यह है कि आजादी के बाद में क्या हुआ कि आजादी के बाद में सारी जो प्रॉपर्टी है या शहंशाह या मुगले आजम या जितने भी हमारे यहाँ पर राजा रजवाड़े थे, उनकी संपत्तियां जब भारत सरकार को ट्रांसफर की गई तो कुछ संपत्तियां ऐसी भी थी जिनके कागजात नहीं बने, वो भारत सरकार को लिखित में ट्रांसफर नहीं की जा सकी। अब लिखित में ट्रांसफर नहीं की जा सकी तो मौका मिल गया वक्फ बोर्ड को कि नहीं नहीं, क्योंकि लिखित में ट्रांसफर्ड नहीं है और क्योंकि इसका यूज जो है इस्लाम धर्म के लिए ही होता था और इस वजह से ये वक्फ है, तो इस पे भी दावा कर रहे हैं। बेट द्वारका जो है, अब ये देखो हिंदुओं के कितने पवित्र स्थल हैं और बेट द्वारका में 2 द्वीपों पर भी दावा कर दिया कि ये भी क्या है, ये भी वक्फ है। ये किसने किया? वक्फ बोर्ड ने किया। जज भी परेशान हो गए जब ये मामला उनके पास गया, तो ये एक दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए दिक्कतें मैं आपको गिना रहा हूं क्या क्या। सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां भाई नहीं है, सभी इस्लामिक देश ऐसे नहीं है जहां पर वक्फ संपत्तियां हो, है ना? अल्बानिया देख लीजिए, है ना, या आप तुर्कमेनिस्तान देख लीजिए। तो या तो बहुत सारे ऐसे देश हैं, इस्लामिक कंट्री हैं, जहां पर या तो वक्फ संपत्तियां नहीं है या हैं तो ना के बराबर हैं। टर्की का नाम भी उसमें आता है, तुर्की का नाम भी उसमें आता है। आगे चलो, इंडिया में देखो भाई हाल क्या है। इंडिया में क्या है, रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद में सबसे ज्यादा जमीन अगर जो किसी के पास है तो वो किसके पास है? वो वक्फ संपत्तियां या वक्फ बोर्ड के पास हैं। 9 लाख एकड़ में फैली हुई संपत्ति कितनी है? 81 लाख 70 हजार संपत्तियों को नियंत्रित करता है। कौन? वक्फ बोर्ड। समझे? 9 लाख एकड़ में फैली संपत्तियां कितनी है? 8,70,000 संपत्तियों को नियंत्रित करता है। सोचो इतने, भाई अगर जो टोटल लैंड देख लो ना, तो ऐसे भी देश हैं जो इससे छोटे छोटे हैं। जितनी संपत्तियां इनके पास हैं, टोटल लैंड है, उतने तो बड़े बड़े देश नहीं है पूरे वर्ल्ड में देखोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, लेकिन जिस एम के लिए होनी चाहिए क्या वो एम पूरा हो रहा है? अब आप देखिए, एक कमेटी बनी थी सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी 2006 में बनाई गई और इन्होंने आकलन किया कि इनके पास जो संपत्ति है उसका कुल मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है। 1.2 लाख करोड़। कई छोटे छोटे देशों की जीडीपी जो है इतनी होती है, टोटल देश की वैल्यू इतनी होती है, और यहां पर देखिए इतना है। ये बहुत खुशी की बात है कि वक्फ संपत्तियों का मूल्य इतना है, लेकिन जब वक्फ संपत्तियों का मूल्य इतना है तो यहां पर एक सवाल उठता है कि वक्फ संपत्तियां किसके लिए? वक्फ जो है वो है किसके लिए? वो गरीबों के लिए है, यतीमों के लिए है, अनाथों के लिए है, कब्रिस्तान, मस्जिद, जो हारे थके हुए लोग हैं उनके लिए है। तो क्या उनको फायदा मिल रहा है? और अगर जो इतनी बड़ी संपत्ति है, और यदि इस्लाम को, जो इस्लाम में है जो लोग गरीब, आप, तो उनकी लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, वो पढ़े लिखे ज्यादा होने चाहिए थे, वो जो है गरीबी वहां पर बहुत कम होनी चाहिए। दिक्कत यह है कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद आप देखेंगे तो इस्लाम जो हमारे यहां पर मानने वाले भाई बहन हैं, वहां पर गरीबी बहुत, साक्षरता दर बहुत। तो इस संपत्ति का यूज गरीबी को कम करने में, उनकी लिटरेसी को बढ़ाने में, अनाथालयों को चलाने में, हॉस्पिटल्स को चलाने में क्यों नहीं किया गया? सवाल यहां पर उठता है। ठीक, अब देखिए सर्वेक्षण आयुक्त, तो सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा क्या होता था? वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण असंतोषजनक पाया गया, तो वक्फ संपत्ति, कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं है, यह तय करने के लिए एक सर्वेक्षण आयुक्त अपॉइंट किया जाता था। और यह सर्वेक्षण आयुक्त जो है, इसने वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण तो किया, लेकिन ये सही से कर नहीं पाया। ये हमको पता चला है, ये डाटा में पता चला है कि भाई सर्वेक्षण आयुक्त द्वारा सही से वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण नहीं किया गया है। ये दिक्कत, राज्य वक्फ बोर्ड ने अधिनियम का दुरुपयोग किया है, कि जो राज्य वक्फ बोर्ड ने अधिनियम का दुरुपयोग किया है, और अधिनियम की धारा नंबर 40, धारा नंबर 40 क्या कहती है? धारा नंबर 40 ये कहती है कि
कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं है, ये कौन बताएगा? ये वक्फ बोर्ड बताएगा। सोचो, अब कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं है, ये बताएगा कौन? वक्फ बोर्ड बताएगा। तो अगर जो पता लगे कोई दूसरी भी संपत्ति है, अगर जो वक्फ बोर्ड उसको भी अगर जो कह देता है नहीं ये वाली जो संपत्ति है ये वक्फ है, तो बस वो संपत्ति वक्फ हो गई। और हमको पता है एक बार वक्फ सदा वक्फ, ये एक दिक्कत है सबसे बड़ी। ठीक, मंत्रालयों को जो अभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं वहां से हमको क्या पता चला कि भाई ये वक्फ जो संपत्तियां हैं, अतिक्रमण, वक्फ भूमि की अवैध बिक्री, सोचो इनकी बिक्री हो नहीं सकती, फिर भी जो बड़े बड़े लोग हैं जो वक्फ संपत्तियों पर बैठे हुए हैं, वो लोग यहां से क्या कर रहे हैं? बिक्री कर रहे हैं, है ना? और जो है रेंट यहां से ले रहे हैं, अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थों को पूरा कर रहे हैं, ना कि जिस एम के लिए वक्फ होता है वो एम पूरा ही नहीं हो रहा है। ठीक, सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी हो रही है, संपत्ति का कुप्रबंधन, वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी बहुत सारी शिकायतें मिली, संपत्ति का कुप्रबंधन की शिकायतें हैं। ठीक, और सर्वेक्षण और पंजीकरण में देरी, अवैध बिक्री, अतिक्रमण, ये सारी शिकायतें मंत्रालय को प्राप्त हुई हैं। एक केस आप देख लीजिए, तमिलनाडु का एक गांव है तिरुचेतुरई गांव, इनका क्या था भाई? ये जो तिरुचेतुरई गांव है, तो यहां पर क्या हुआ कि एक पूरा जो गांव था उस गांव को ही वक्फ बोर्ड ने कह दिया ये क्या है? ये वक्फ है। अब एक बार जब गांव को ही कह दिया कि ये पूरा जो गांव है ये वक्फ है, अब यहां पर आके दिक्कत खड़ी हो गई। अब उस गांव में रहने वाले जो लोग हैं, अब वो सोचो मुकदमा लड़े, है ना? और वहां पर एक किसान रहता था इसी गांव का, वो बेचारा जो है ऋण चुकाने के लिए, अपना लोन चुकाने के लिए अपनी संपत्ति बेचना चाहता था, लेकिन संपत्ति बेच नहीं पा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इस गांव को कह दिया है वक्फ है ये। और क्योंकि हमको पता है कि वक्फ बोर्ड ऐसा कह सकता है, उसके पास राइट है, धारा 40 की अभी हमने बात की, तो ये दिक्कत। शिव शक्ति सोसाइटी सूरत का मामला, तो एक सूरत की सोसाइटी थी शिव शक्ति सोसाइटी। अब वहां पर क्या हुआ, उस सोसाइटी में रहने वाले एक इंसान ने क्या किया कि अपनी जो संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड को सौंप दी, मतलब वो वक्फ कर दी, वक्फ बोर्ड को दे दी। ठीक है, वो संपत्ति वक्फ हो गई। अब वहां पर क्या हुआ कि अगले ही कुछ दिनों में जो है वहां पर लोग नमाज पढ़ने आ गए, मस्जिद बनने लगी। अब दिक्कत है भाई, सोसाइटी से बिना पूछे जो सोसाइटी में और लोग रह रहे हैं, हो सकता है उनको भाई दिक्कत हो इस बात से कि ये रहने लायक सोसाइटी है और उसके बीच में आप अगर जो नमाज पढ़ेंगे या दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, उनकी आस्थाएं आहत हो रही हैं, तो आप उनसे बिना परमिशन लेके ऐसी चीज कैसे कर सकते हैं? ये भी दिक्कत है ना? तो बहुत सारी दिक्कतें थी, इन दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर क्या लाया गया है? वक्फ बोर्ड अधिनियम 2024। आइए देख लेते हैं इस अधिनियम की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या सुधार होने वाले हैं। तो वक्फ का निर्माण अब कौन कर सकेगा, एक बार ये देखो जरा। तो वक्फ का निर्माण वही व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, वही संपत्ति अपनी दान में दे सकता है, वक्फ बोर्ड को मतलब अपना वक्फ बना सकता है। ठीक, यहां पर मैंने बताया था कि 1995 के कानून के तहत वक्फ बोर्ड और ये वक्फ संपत्तियों का प्रशासन संभाला जाता था, लेकिन 2013 में एक संशोधन किया गया था जिसके द्वारा देखो एक कहानी यहां पर क्या हो गई, कहानी ये हो गई थी कि जो इस्लाम को नहीं फॉलो कर रहा है ना, वो भी वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियां दे सकता था, मतलब वक्फ बना सकता था। तो यहां पर यह कह दिया गया है कि वही व्यक्ति जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, वही वक्फ बनाएगा, मतलब वही वक्फ बोर्ड को संपत्ति देगा। वक्फ बनाने वाला जो व्यक्ति है संपत्ति का स्वामी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता लगे किसी दूसरे की संपत्ति, आप स्वामी हो, मालिक हो, तभी वक्फ बना सकते हो। और ये स्टेटमेंट पढ़िए, वक्फ बाय यूजर, ये बहुत ही उपयोग का सेंटेंस है। उपयोग के आधार पर वक्फ को हटा दिया गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाई चांस ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो वक्फ बोर्ड जिसको वक्फ बता रहा है, तो वो प्रॉपर्टी बहुत दिनों से बाई चांस वक्फ बोर्ड के पास है, उसके लिखित कागज वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत दिनों के पास वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है, तो इस आधार पर, है ना, वो प्रॉपर्टी अब वक्फ ही मानी जाएगी क्योंकि हम इसका उपयोग बहुत दिनों से कर रहे थे, क्योंकि हमारा कब्जा बहुत दिनों से इस पर था। तो ये भी दिक्कत वाली बात है और इसको हटा दिया गया है। अब सिर्फ इस आधार पर कि बहुत दिनों से आप उपयोग कर रहे थे, वक्फ बोर्ड उस जमीन या संपत्ति का उपयोग कर रहा था,
इस आधार पर उस संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। क्लियर? और उसके बाद देखो ये कॉन्सेप्ट कि वक्फ अलाल औलाद, ये क्या है? पहले क्या होता था कि अगर जो कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, ठीक है, अगर जो कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था तो फिर क्या होता था कि भाई अगर जो कोई इंसान है उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो उसने अपनी संपत्ति वक्फ कर दी, मतलब वक्फ बोर्ड को दे दी। अब अगर जो महिला उत्तराधिकारी है तो उसको वंचित नहीं किया जाएगा, मतलब अगर जो पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है ना, बाई चांस किसी के यहाँ महिला उत्तराधिकारी है तो फिर प्रॉपर्टी महिला उत्तराधिकारी को जाएगी, है ना, वो वक्फ नहीं होगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो महिला उत्तराधिकारियों को विरासत से वंचित नहीं किया जाएगा। तो भाई महिलाओं को खुश होने की जरूरत है, यहां पर जो इस्लाम धर्म की महिलाएं हैं अब उनके राइट्स की यहां पर बात की गई है। क्लियर है ये बात? चलो आगे देख लो एक बार। अच्छा, सरकारी संपत्ति अब भाई वक्फ नहीं रह जाएगी। बहुत सारी ऐसी सरकारी संपत्तियां थी जिनको वक्फ बता दिया गया था, तो अगर जो कोई सरकारी संपत्ति है वो अब वक्फ नहीं रह जाएगी, ये चेंज आने वाला है। और कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं, बाई चांस जो है वक्फ वाले कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड वाले कह रहे हैं ये संपत्ति वक्फ है ना, और कोई इंसान या सरकार का जो पक्ष है वो ये कह रहा है ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंटेड है, तो भाई किसकी है? ये सर्वेक्षण कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा, वो डिसाइड करेगा। ये देखो जिला कलेक्टर अब फैसला करेगा कोई संपत्ति वक्फ है कि नहीं है। उसके बाद देखो केंद्रीय वक्फ परिषद, देखो हमारे यहां पर क्या है कि जैसे इंडिया में क्या है कि बहुत सारी संपत्तियां हैं, बहुत सारे वक्फ, वक्फ का मतलब होता है संपत्ति है, तो संपत्तियों के प्रशासन करने के लिए बॉडी बनाई जानी चाहिए। तो दो बॉडियां हुआ करती थी, एक को बोलते थे केंद्रीय वक्फ बोर्ड, जरा मेरे साथ साथ बोलो उसको क्या बोलते थे? उसको बोलते थे केंद्रीय और वक्फ और बोर्ड, है ना। एक तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड होता था और हर एक राज्य में क्या होता था? राज्य वक्फ बोर्ड होता था। हर एक राज्य में राज्य वक्फ बोर्ड होता था, है ना। हर एक राज्य में संपत्तियों को प्रबंधित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड होता था। इनकी संरचना चेंज कर दी गई है। अभी संरचना क्या चेंज कर दी गई है जरा देखो, जरा एक सेकंड मेरे साथ में देखो जरा। अब क्या होगा, क्योंकि ये देखो केंद्रीय वक्फ बोर्ड में कुल 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो जाए इससे, या दिक्कत होनी भी चाहिए, लेकिन पहले क्या होता था कि ये जो केंद्रीय वक्फ परिषद के जो लोग हैं इसमें अधिकतर जो लोग होते थे वो मुस्लिम सी कंपलसरी था कि भाई अब मुस्लिम सी इसके सदस्य बनेंगे केंद्रीय वक्फ बोर्ड के। लेकिन दिक्कत ये थी कि बहुत सारे जो मुस्लिम्स जो स्कॉलर हैं वो मिल ही नहीं पाते थे। जैसे यहाँ पर एक प्रावधान था कि भाई एमपी होने चाहिए, एमएलए यहाँ पर होने चाहिए, तो ऐसे एमपी ऐसे एमएलए वो मुस्लिम्स मिल ही नहीं पाते थे, तो दिक्कत है। तो कैसे किया जाए इसको? इस वजह से अब जिसको नॉलेज है उसको रखा जाएगा, और इस वजह से यहां पर कहा गया है कि 22 सदस्यों में से अधिकतम 12 गैर मुस्लिम यहां पर हो सकते हैं। देखो फिर से मैं कह रहा हूं कि जरूर होंगे ये नहीं कहा गया है, हो सकते हैं, ठीक, तो हो सकते हैं। तो यहां पर भी हालांकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है ना। उसके बाद राज्य वक्फ बोर्ड की बात देखो, इसमें से 11 में से 7 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं यहां पर भी राज्य वक्फ बोर्डों में, पहले ऐसा नहीं था। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए जो वक्फ संपत्ति जैसे थी और उस पर कोई डिस्प्यूट है, विवाद है, तो उसका जो है मामला कहां चलता था? उसका मामला जो है नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता था, उसके लिए एक अलग अदालत बनाई गई थी, और वो अदालत कौन सी थी? वक्फ न्यायाधिकरण। ये वाला क्रॉस कर दो, है ना, वक्फ न्यायाधिकरण, ये एक जो है कोर्ट हुआ करता था। इसके पास में वक्फ से संबंधित सारे मामले चलते थे, और इस कोर्ट का पहले स्ट्रक्चर अलग हुआ करता था। इसमें एक मुस्लिम विद्वान भी शामिल हुआ करता था। अब उस मुस्लिम विद्वान को हटा दिया गया है, और अभी दो लोग यहां पर होंगे। इसका जो अध्यक्ष होगा इस न्यायालय का, वो अध्यक्ष देखो क्या होगा? जिला न्यायालय का वर्तमान या पूर्व जज इसका अध्यक्ष होगा। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसके वर्तमान या पूर्व जज, और एक और इंसान इसमें होगा, और वो इंसान कौन होगा? वो राज्य सरकार का संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी, है ना। और ये याद रखना है कि वर्तमान वाला या पूर्व वाला कोई भी हो सकता है। वर्तमान लिख दिया मैंने, या यहां पर लिख दिया पूर्व, ठीक है। तो वर्तमान में या पूर्व वाला राज्य सरकार का संयुक्त सचिव रैंक का अधिकारी, मतलब एक ये इंसान हो गया,
और एक अध्यक्ष हो गए, ये 2 लोग होंगे जरूर। कहां पर? वक्फ न्यायाधिकरण में। सारे मुद्दे क्योंकि वक्फ से संबंधित कहां पर चलाए जाएंगे? यहां पर चलाए जाएंगे। और देखिए केंद्र सरकार, अच्छा एक बात और है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। वो बात क्या है? पहले दिक्कत थी, पहले दिक्कत क्या थी कि ये जो वक्फ न्यायाधिकरण, ये जो न्यायालय होता था जहां पर वक्फ से संबंधित विवाद चलते थे, ये अगर जो लास्ट डिसीजन सुना दें कि भाई ये संपत्ति वक्फ है या नहीं है, जो भी डिसीजन सुनाए, उसके खिलाफ आप अपील ही नहीं कर सकते थे। मतलब आखिरी निर्णय इनका था, बस इन्होंने कह दिया ये संपत्ति वक्फ, बस वक्फ। अब भाई एक ऑप्शन छोड़ दिया गया है। अब इनके इनके फैसले के खिलाफ आप अपील डाल सकते हो, और अपील 90 दिनों के भीतर, मैं लिख रहा हूं 90 दिनों के भीतर अपील डालोगे कहां? तो 90 दिनों के भीतर आप अपील हाई कोर्ट में, अपील कहां पर डाल सकते हो? हाई कोर्ट में अपील डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी भाई एक अच्छा प्रावधान है। आपकी आखिरी डिसीजन आपका ही क्यों हो, है ना? जब हमारे यहाँ पर हर काम के लिए जुडिशरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो होना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है। इसके बाद देखिए जरा, अब केंद्र सरकार नियम बना सकती है किस चीज के लिए? वक्फ खातों का प्रकाशन किया जाए। ठीक, वक्फ बोर्ड, ये बोर्ड ही नहीं है, वक्फ बोर्ड की कार्यवाही का प्रकाशन हो। अब इससे देखिए क्या होगा, हमारे जो गरीब मुस्लिम भाई बहन है उनको फायदा होगा। अभी तक क्या होता था, आप देखो ना भाई, वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है। मैंने आपको यहां पर देखो, आपको दिखाया था, ये रही 1.2 लाख करोड़। अगर जो ये वास्तव में गरीबों को, अनाथालयों को, या जो यतीम लोग हैं उनको को जो मिल रही होती, तो क्या आज मुस्लिम समाज में गरीबी होती? बच्चे जो है वो पढ़ नहीं रहे होते, लिटरेसी रेट उनकी कम होती, दिक्कतें होती? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यहां पर दिक्कत है, जिसको मिलनी चाहिए ये पैसा उनको मिल नहीं रहा है, और इसका पैसा उनके पास जा रहा है जो पहले ही पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को दूर कैसे ये प्रॉब्लम होगी कि भाई अपने खाते पब्लिश करो, कहां क्या है, किसके पास क्या है। वक्फ बोर्ड की जो कार्रवाइयां होगी उनका प्रकाशन करवा सकती है केंद्र सरकार, और राज्य सरकार किसी भी समय वक्फ के खातों को ऑडिट करवा सकती है, चेक करवा सकती है कि बताओ दिखाओ संपत्ति कहां गई, कहां नहीं गई, तो बताना पड़ेगा। ठीक, और साथ साथ में जो हमारे बोहरा और आगा खानी भाई बहन हैं, ये समुदाय के लोग हैं, ये अब अपना अलग वक्फ बोर्ड बना सकते हैं। क्लियर? तो ये इतने देखो चेंजेस हुए हैं, मैंने आपको चेंजेस बताए। अब टीवी पर जब न्यूज़ आप देखोगे, है ना, वीडियोस देखोगे, है ना, तो वहां पर तरह तरह की बातें होंगी, ये है ये नहीं है। हालांकि कुछ एक मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग ये आक्षेप लगा रहे हैं कि वही व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा हो, अब वही वक्फ बना सकेगा। तो इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर 2 कैटेगरी मान ली गई हैं। एक तो ऐसे इंसान जो 5 वर्ष से इस्लाम का पालन कर रहे हैं, और एक ऐसे इंसान जो 5 वर्ष से कम, मतलब 5 वर्ष से कम वाले, एक 5 वर्ष या 5 वर्ष से ज्यादा वाले। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी जो है इंसानों की मान ली गई हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं ये संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। अब ये बातें देखिए चलती रहेंगी, है ना। अब ये क्या है क्या नहीं है आर्टिकल 40, ये वास्तव में उल्लंघन कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आगे देखेंगे। कुछ लोगों को यहां पर दिक्कत है कि भाई केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, या राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी होंगे, दिक्कत होगी। तो थोड़ी बहुत देखिए ये चीजें चलती रहेंगी, और मामले आपके सामने आते रहेंगे। और मैं तो अपना व्यू यहाँ तक ही दूंगा आपको कि वास्तव में अगर जो दिक्कत ना होती 1995 के एक्ट में, तो ये जो वक्फ अपना जो अधिनियम है 2024 में, ये नहीं लाया गया होता। लाया इसलिए गया है क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए वक्फ होते हैं या वक्फ बोर्ड होते हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। और वास्तव में इतनी बड़ी संपत्ति अगर जो इनके पास है, जिस उद्देश्य के लिए है, अगर जो पिछला कानून उस उद्देश्य को पूरा कर देता, तो आज इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए भाइयों एवं बहनों, आप अपना कमेंट जरूर बताएं नीचे बॉक्स में कि आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, या इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, है ना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।